डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर तो मैं इसे नहीं बोलूँगा, लेकिन मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल अगर मैं बात करूँ, पिछले साल तो छोड़ो, इसी साल अगर मैं बात करूँ, जो जेई मेन हुआ है अपना जनवरी में, ठीक है, जेई मेन जो जनवरी में हुआ है, उस सेशन में, उस पर्टिकुलर टाइम पे 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था। वहाँ पे ऑलमोस्ट मान के चलो 3 शिफ्ट में यहाँ से सवाल आया था और बहुत अच्छे सवाल आए थे। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, मोशन होती है चार्ज पार्टिकल की एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो उसी की हमें स्टडी करनी कि 3 टाइप से मूव करता है। आप लोगों को पता भी होगा कि सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है, स्ट्रेट पाथ में या हेलिकल पाथ में, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसके बाद हम लोग सवाल करते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे जो सवाल डिस्कस हो रहे हैं, ये समझ लो कि उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस आपको जो अप्रैल में होने वाला जेई था, जो कि अभी शिफ्ट हो गया है, जो कि प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वीक में होने के चांसेस है। अभी डेट नहीं आई है, तो जब भी होगा, लेकिन इसी साल में होगा 2020 में। तो वहां पे काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको सिमिलर देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, हमें डिस्कस क्या करना है भाई। हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल जो होता है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जिसका कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है q, मास है m, और मान लो ये v स्पीड से जा रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड b में, ठीक है। तो v वेलोसिटी से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड b में, तो इस पे लगने वाला फोर्स लिखा जाता है q v क्रॉस b से, ठीक। ये हो गया फोर्स वेक्टर। कैसे लिखा जाता है? q v क्रॉस b से, ठीक है जी, समझ में आ गई ये तो बात। अब ये हो गया किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स। अब देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, इस फोर्स को मैं लिख सकता हूँ क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि ये फोर्स वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स है, इसकी डायरेक्शन v और b से, जो v क्रॉस b से प्लेन बनेगा उस प्लेन में होगी। और v क्रॉस b से प्लेन क्या बनेगा? देखो, मान लो कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक, ऐसे समझो मैग्नेटिक फील्ड है भाई अंदर की तरफ, है ना। अभी आपको सारी क्लैरिटी लेके आ जाता हूं मैं। ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का आपको क्या दिख रहा है? एरिया दिख रहा है या रीजन दिख रहा है? इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? माइनस के कैप डायरेक्शन में, ठीक। ये बी जो है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड है माइनस के कैप डायरेक्शन में। मैंने क्या किया, मैंने एक पार्टिकल को वी वेलोसिटी दे दी। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है? वेलोसिटी वेक्टर है आई कैप में। तो आई और के, तो आई जे के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। अब आप करके देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप v क्रॉस b करो, इसी पॉइंट पे। जब इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वैसे तो इसी डायरेक्शन में रहेगी, इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में छोड़ा है, तो v क्रॉस b करो, v इधर और b अंदर। v क्रॉस b करते हो तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई इधर, ठीक है। इसका मतलब इस पार्टिकल पे, इस पॉइंट पे फोर्स लगा इधर, जिसकी वजह से ये पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, इधर आ गया मान लो, ठीक है। थोड़ा नीचे बना लेते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव करता रहे, ठीक है। मान लो मैंने इसको यहाँ से फेंका, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पे फोर्स लिखना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मुझे पता ऊपर की तरफ फोर्स आया, ठीक है, क्योंकि बी अंदर है, वी इधर है, तो ऊपर की तरफ फोर्स आया। अब मान लो आप चलते चलते पार्टिकल पे, ऐसा मानो, ऐसे समझो, चलते चलते पार्टिकल पे, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये चल रहा है इधर, इधर चल रहा है। आपने इस पे ऊपर फोर्स लगा दिया, ठीक है, इधर चल रहा है, आपने इस पे ऊपर फोर्स लगा दिया, तो ये क्या करेगा? इधर की तरफ उठना चालू कर देगा, क्योंकि इस पे इसकी वेलोसिटी, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या होगा, अपनी वेलोसिटी चेंज करने लगेगा। डायरेक्शन चेंज करने क्यों लगेगा? क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहता है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ये अपनी डायरेक्शन यहाँ से और फोर्स की डायरेक्शन में लेने आ जाएगा, मतलब चेंज करने लगेगा, ठीक। समझ में आ गया? चलते चलते आदमी को धक्का दोगे तो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है ना, सेम ही टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये थोड़ा सा इधर जाना चाहता था, लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स लग गया इस पॉइंट पे, तो ये थोड़ा सा कहीं यहाँ मुड़ गया, ठीक। अब मैं इस पॉइंट की चर्चा कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कहाँ है? इधर की तरफ डायरेक्शन में है, ठीक है, और बी कहाँ है? अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी करो, वी इधर, बी प्लेन के अंदर, तो वी क्रॉस बी करोगे तो ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई कहीं यहाँ पे, इस तरह से परपेंडिकुलर, तो इधर आ गई। तो अब ये पार्टिकल कहाँ मुड़ेगा? अब ये पार्टिकल फिर से मुड़ जाएगा, क्योंकि इस पार्टिकल को जाना था इस पॉइंट से इधर, लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स लग गया तो इधर मुड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर मुड़ गया, ठीक, इधर मुड़ा,
फिर अगेन स्टडी करेंगे। तो इसी तरह से एक परपेंडिकुलर फोर्स वेलोसिटी के हमेशा लगता रहेगा। फोर्स क्या है, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा क्या लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा और लगता रहेगा। और जब भी फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो हमें पता है ये सारी कहानी बनती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, यानी कि इस केस में पार्टिकल करता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है कि फोर्स होना चाहिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, है ना, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है तो पार्टिकल करता है क्या, पार्टिकल करता है सर्कुलर मोशन। जब अपना फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, और उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी भी किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के। क्यों, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू, अगर मैं थीटा को 0 लेता हूं मतलब कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल छोड़ता हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल छोड़ूंगा पार्टिकल को, तो QVB साइन 0 आ जाएगा। साइन 0 का मतलब फोर्स 0, तो डायरेक्शन का तो कोई मैटर ही नहीं है जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है। तो देखो वेलोसिटी जो है, ठीक है, पार्टिकल की, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स तभी लगा है जब मैंने वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर छोड़ा है, यानी कि फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर वेलोसिटी x डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन में फोर्स है और z डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ गया? तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ की कंडीशन आपको समझ में आ गई। अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है मतलब कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मैंने उसे छोड़ दिया, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है b, ठीक है, मैंने पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी इधर ही v, ठीक है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा QVB साइन 0, इतना लगेगा। साइन 0 लगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो फोर्स। जीरो फोर्स है मतलब कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा, बस सेम कंडीशन, बिल्कुल सिंपल, ठीक। और यहाँ पे फोर्स कितना लगता है, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है तो साइन 90 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल्स टू QVB। तो सर्कुलर मोशन के केस में फोर्स लगता है QVB, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है सर्कुलर मोशन के लिए, और जब 0 डिग्री पे फेंकते हैं तो जीरो फोर्स लगता है, मतलब कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करता पार्टिकल पे, ठीक। अब एक और कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि मैं किसी एंगल पे फेंक दूं। एंगल पे फेंक दूं का क्या मतलब है, देखो समझाता हूं। तो यार हमने एक केस देख लिया कि हमने वेलोसिटी को जब पैरेलल या एंटी पैरेलल छोड़ा b के तो कोई फोर्स नहीं था और स्ट्रेट लाइन पाथ था। जब मैंने वेलोसिटी परपेंडिकुलर दी मैग्नेटिक फील्ड के तो हमें पता चला सर्कुलर पाथ था, ठीक है, ठीक है जी। अब ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी है ना, मैं फिर से बस ऐसे ही बता रहा हूँ, अभी तो आप बोर्ड के एग्जाम भी दे चुके हो, सारी चीज़ें आपको वैसे ही पता होंगी 12th में। अब v को किसी एंगल पे हमने फेंक दिया, ठीक है, b के साथ में, तो क्या होता है, जैसे देखो ये b जो है अपना x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में इधर दिख रहा है और वेलोसिटी इधर दिख रही है, ठीक है, मतलब x के साथ में कुछ कंपोनेंट आना पड़ेगा इसका, मतलब x के साथ में कुछ एंगल पे हमने इसको फेंक दिया है, ठीक है। ये देखो ये x डायरेक्शन रही और हमने वेलोसिटी दे दी इधर, तो ये थीटा एंगल हो गया। इसका मतलब अगर v इधर है तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर v cos थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट आएगा b के परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो कि आएगा, या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, ये y की डायरेक्शन में दिखाएंगे इसको कंपोनेंट को, ये कंपोनेंट आएगा अपना v sin थीटा, ठीक है। अब इसलिए हेलिकल पाथ करता है, क्यों, क्योंकि एक तो कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, वो तो इसे क्या करता है, घुमाता है। जैसे हमने वेलोसिटी का एक परपेंडिकुलर अगर हो जाता है कंपोनेंट या वेलोसिटी तो सर्कुलर पाथ तो करेगा ही करेगा, तो ये वाला कंपोनेंट तो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ करवाता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन एक और कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये भाई साहब v cos थीटा, ये इसे आगे खींचता हुआ ले जाता है, तो सर्कुलर पाथ तो करता है पार्टिकल लेकिन आगे भी बढ़ता रहता है, तो ये पाथ होता है हेलिकल, जब पार्टिकल का जो एंगल है वो क्या हो जाता है 90 डिग्री और 0 या 180 के अलावा कुछ भी हो, ठीक है, क्लियर है, बेसिक नॉलेज है। अब इसके बेस पे सवाल करते हैं पहले। तो यार क्योंकि जेईई मेन का पेपर अब अच्छा खासा आने लग गया है और मेरा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन से तो वैसे ही भरोसा उठ चुका है, तो हम थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आए, जिसमें फॉर्मूला ना लगाना पड़े डायरेक्ट और थोड़े कॉन्सेप्ट यूज हो। क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन हैविंग अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
बी ऑफ विड्थ डी। तो फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन थीटा ऑफ द पार्टिकल एज इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो भाई हमें क्या बताया गया, हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है सवाल में कि मास m है, लिख दिया भाई मास m, चार्ज q है। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट कर दिया एक रीजन में हैविंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये जो पेपर दिख रहा है अपना, ये पूरा पेपर जो दिख रहा है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ अभी, जिसपे आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये अपना प्लेन मान लेते हैं। तो प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अंदर मान लेता हूँ। ठीक है, चलो भाई अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं पहले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब इसके बारे में हमें क्या बताया गया है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ है, और विड्थ कितनी है, विड्थ है डी। चलो जी ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ है डी, इसका मतलब कि भाई यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है डी। ठीक है जी, लिख लिया। अब बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल एज इट कम्स आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसे हमें प्रोजेक्ट कर दिया है। प्रोजेक्ट कहाँ पे, क्या है, एक ऐसे रीजन में जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि मैं प्रोजेक्ट जब इसे करूंगा पार्टिकल को, ठीक है, लेट से मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया पार्टिकल को यहाँ पे। ठीक है, v वेलोसिटी दे दी। अब इसको मैंने v वेलोसिटी दे दी तो v ऑब्वियसली v कहाँ पे है, v है x डायरेक्शन के अलोंग, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है z डायरेक्शन के अलोंग। x और z परपेंडिकुलर होते हैं, x y z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो पता ही होगा ना। ऐसा 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 सीन बनता है। ठीक, तो भाई ये पार्टिकल क्या करता है, ये पार्टिकल जो है ये बाहर निकल जाता है, इससे बाहर निकल जाता है। तो इसकी भी थ्योरी बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या है, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि ये पार्टिकल जो है ये इस तरह से अंदर घुसता है और फिर ऐसे करता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है थीटा, जिस पे ये बाहर निकला है। ठीक है जी, अब ये बाहर क्यों निकला, ये कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पार्टिकल बाहर क्यों निकला। सर आप ये बताओ, अभी तो आप बता रहे थे कि ये तो सर्कुलर मोशन करता है, तो इसने पूरा का पूरा सर्कल क्यों नहीं कंप्लीट कर लिया, बाहर क्यों निकला। तो भैया यही कहानी मैं समझाना चाहता हूँ इसी सवाल के माध्यम से कि जब रेडियस ऑफ पार्टिकल छोटी होती है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो घूम रहा है उससे, तो ये अंदर ही घूम के इधर ही निकल जाता। मतलब अगर ये जो डी चौड़ाई है ना, अगर ये ज़्यादा बड़ी होती इसकी रेडियस से, तो ये पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लेता और इधर ही निकलता बाहर। ठीक है, लेकिन अभी केस ऐसा हो गया है, कैसा हो गया है कि जो डी है ना वो छोटा है रेडियस से, तो इसका मतलब ये पूरा चक्कर रेडियस के बराबर घूम नहीं पाएगा, मतलब अपनी रेडियस बना नहीं पाएगा पूरी। समझ रहे हो, मतलब कि अगर ये रेडियस के बराबर भी होता ना तो पूरा ऐसे घूम जाता इधर। ठीक है, लेकिन ये रेडियस से छोटा है तो इसका मतलब ये फिर इस तरह से घूम नहीं पाएगा और कहीं पॉइंट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल क्लियर है। चलो जी, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यार इस पॉइंट पे जैसे अंदर घुसा ये, इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ लगना चाहिए भाई, फोर्स लगना चाहिए इस लाइन के अलोंग जो मैं खींच रहा हूँ, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि v इस डायरेक्शन में है, b अंदर की तरफ है, कर लो v क्रॉस b ऊपर की तरफ आ रहा है कहीं इस डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, और इस पॉइंट पे जब ये बाहर निकल रहा है तो v इस डायरेक्शन में और b अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b करूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी कहीं यहाँ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मतलब इसका जो सेंटर आएगा, जो अपना यहाँ से चलो मैं लाइन खींच के दिखा देता हूँ, इस तरह से ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है, ठीक है, और ये लाइन जो दिख रही है आपको, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, इस तरह से, तो ये यहाँ पे कहीं कट करेगा। ठीक है, अब सवाल को समझना, आप डायग्राम वायग्राम पे मत जाओ। ठीक है, यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, मतलब भाई एक छोटा सा सर्कल तो ये बनाएगा यहाँ पे, किसके अंदर, अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोटा सा सर्कल तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो फोर्स लग ही रहा था, बाहर निकलने के बाद फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा बाहर। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो तब तक, जब तक वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब तक तो भाई फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो तो फिर तब तक तो फोर्स लगा और सर्कुलर पाथ बनाया अपने पार्टिकल ने इतना। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल जो ये ओरिजेंटल के साथ बना है निकलते टाइम में इसने। ठीक है, और क्यों निकला है ये भी मैंने आपको रीज़न बता दिया। तो भैया ये जो सर्कुलर पाथ बनाया है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये रेडियस हो गई, मतलब कि ये पूरी दूरी r हो गई। ठीक है, क्योंकि सेंटर यहाँ पे होगा ना, देखो ना, इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को मिलाया, तो इसी सेंटर के अबाउट घूम के निकला होगा। ठीक, एक्सटेंड करके,
ये सेंटर हो गया, मतलब ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। ठीक है जी भाई साहब, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरह से इस तरह से इस तरह से यहाँ पे मिला लेता हूँ। ठीक, ये हो गई अपने पास में पूरी रेडियस, और ये भी हो गई अपने पास में पूरी रेडियस। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल तो बेसिक 90 डिग्री है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी v क्रॉस b होता है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे सेंटर की तरफ फोर्स आ रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं इसे। तो ये एंगल मुझे पता चल गया 90 हो गया, तो भाई ये तो 90 माइनस थीटा होना चाहिए, है ना। ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तो ये एंगल तो थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये 90 है, तीनों का सम 180 आना चाहिए, ये थीटा हो गया। ठीक है जी, अब ये दूरी तो मुझे पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो d है, किसके बराबर है, यही दूरी तो उसके बराबर है अपने मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस के बराबर। ठीक है, ये दूरी d आ गई, तो मैं लिखता हूँ इसमें ये दूरी है r, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या है, ये जो सर्कुलर पाथ में रेडियस बनाई है उसके बराबर है। तो मैं लिखता हूँ साइन थीटा बराबर हो जाएगा d बाई आर। भाई होगा कि नहीं होगा पहले बताओ, साइन थीटा, ये थीटा होगा एंगल, तो d बाई आर होगा कि नहीं होगा, ये d बाई आर, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ट्राइंगल में, तो d बाई आर हो गया। अब देखो r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होती है, एम वी अपॉन क्यू बी, यही होती है। फॉर्मूला है बेसिक, आप लोगों को फॉर्मूला बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा जो हो गया वो हो गया अपने पास में d अपॉन एम वी इंटू क्यू बी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स क्यू बी डी अपॉन एम वी। क्या यही होगा अपने पास में एंगल जिस पे पार्टिकल बाहर निकलेगा, यही तो निकालना था हमें, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, तो इस वैल्यू निकाल लिया एंगल की हमने, क्यू बी डी अपॉन एम वी। तो यार ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अपना 2020 में भी आया था, यही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, सेम इसी टाइप का था, बस वो क्या है कि सोलेनोइड ट्यूब में हमने घुमा दिया था इस तरह से इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेट लगा रखी है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा कि बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी 10 टू पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी, कंटेन्स मासेस इतने एंड इतने किलोग्राम, emerge from the end of an accelerator tube। ठीक है, there is a plate at distance 10 to power minus 2 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया, from the end of the tube and placed perpendicular to the beam। ठीक है जी, है ना, end of the tube पे लगा हुआ है और perpendicular लगा हुआ है। Calculate the magnitude of smallest magnetic field which can prevent the beam from striking the plate। तो भाई कहानी सुन लो, कहानी क्या है, कहानी ये कहती है कि यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है, ठीक है जी, और यहाँ पे एक बीम छोड़ी जाती है, मतलब एक्सेलरेटर लगाया हुआ है, यहाँ से बीम छोड़ी जाती है, यहाँ से पार्टिकल निकलते हैं दो। ठीक है, दो पार्टिकल, एक का मास कितना है, m1 दे रखा है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम, और दूसरे का मास कितना है भाई, दूसरे का मास है m2 बराबर दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 किलोग्राम। ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया। यहाँ से दो पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है, और निकलने के बाद क्या होता है कि पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया, ये तो इनका मास समझ में आ गया, एक्सेलरेटर छोड़ा जाता है, और ये प्लेट है एक डिस्टेंस पे लगी हुई है, यहाँ से निकलते हैं ना, तो प्लेट पे डिस्टेंस पे लगी हुई है 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इसे छोड़ा जाता है दोनों पार्टिकल को। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि यहाँ पे जो पार्टिकल निकल रहे हैं यहाँ से, उन पार्टिकल के लिए यहाँ पे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये पार्टिकल इस प्लेट से ना टकराएं। अब टकराएगा कब नहीं, ऑब्वियस सी बात है भाई, टकराएगा तब नहीं जब यहाँ से जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर जाएगा, और ये ऐसे जाके ऐसे 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 से बस 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 और सर्कुलर मोशन करने लग जाए। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो एक्चुअल में यहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ इस तरह का सर्कुलर मोशन होगा, इस तरह का इस तरह का इस तरह का इस तरह का, बिल्कुल यहाँ से बच के और निकल जाएगा बस। ठीक है, और यहाँ पे पहुँच जाएगा बस। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर ये दूरी जो है मेरे पास,
ये रेडियस मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी होनी चाहिए कि जस्ट रेडियस के बराबर हो, जस्ट बराबर हो। मिनिमम पूछ रहा है ना, तो जस्ट बराबर हो मतलब छूने से पहले जस्ट 0.11111111110000000 मिलीमीटर की दूरी से छूते हुए बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यार, ये रेडियस होती कितनी है? रेडियस जो होती है, रेडियस होती है, हमें पता है सर्कुलर पाथ की mv/qb। अब यार मुझे तो मास भी दो दे रखे हैं, अब यही तो लॉजिक यूज करना है। मास दो है मेरे पास, m1 एंड m2। ठीक, m1 एंड m2 मास है। तो देखो रेडियस मुझे क्या पूछी गई है? मुझे एक्चुअल में b पूछा गया मिनिमम। ठीक है, तो b मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अब देखो रेडियस तो दोनों के लिए सेम है, या फिर b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b इज इक्वल्स टू mv/qr। ठीक है, mv/qr लिख सकता हूँ। ठीक है, b को इधर ले गया, इसको इधर ले आया। तो m जो है वो ही अलग है, वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम क्यों, ये भी बता देता हूँ। देखो भाई, सेम काइनेटिक एनर्जी से दोनों को एक्सेलरेट किया गया है। मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल के। ऐसा ही दिया हुआ है हमें सवाल में, हैविंग काइनेटिक एनर्जी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। अब इसको मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या p²/2m भी लिख सकता हूँ, मतलब मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूँ। किसको? काइनेटिक एनर्जी को। तो मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोमेंटम को लिख सकता हूँ √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। तो भैया मोमेंटम जो है ये p की जगह मैं 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा मास। ठीक है, mv है ना, mv का मतलब होता है p, mv होता है मोमेंटम। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं √2 टाइम्स मास ऑफ 1, या मास लिखता हूँ इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन q इंटू r। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। अब देखो यार, रेडियस दोनों के लिए सेम है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की रेडियस दोनों के लिए सेम है। मतलब कि दोनों ही पार्टिकल को टकराने से पहले निकल जाना है, जस्ट पहले निकल जाना है। ठीक है, तो ठीक है भाई, समझ में आता है मुझे। उसके अलावा क्या दे रखा है? काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है और चार्ज भी दोनों का सेम है, सिर्फ डिफरेंट है तो मास। ठीक है, मास डिफरेंट है, लेकिन मास का यहाँ पे इफेक्ट कैसे आएगा? तो देखो यार, जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए b ज्यादा चाहिए। ठीक, और जिसका मास कम होगा उसके लिए b कम चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं जिसका मास ज्यादा उसका b ज्यादा, उसके लिए b ज्यादा चाहिए, जिसका मास कम उसके लिए b कम चाहिए। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, मास पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ मास है। ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। ठीक, लेकिन मास तो डिफरेंट है। मास डिफरेंट क्या क्या है? 8 × 10⁻27 और 1.6 × 10⁻26। अब यार एक चीज समझो, ये है बड़ा मास। ठीक है, सॉरी, ये है छोटा मास, ये बड़ा मास है, -26 है ना, और ये 27 है। ठीक है, तो भाई मेरे को पता चल गया कि ये बड़ा मास है और ये छोटा मास है। इसका मतलब क्यों ना मैं बड़े मास को ले लूं, तो यहाँ का तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा, लेकिन इस मास के लिए, क्योंकि दो मासेस है, अब आप समझने की कोशिश करो। ठीक, कि भाई मास और रेडियस जो है वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है का मतलब क्या है कि मास ज्यादा तो रेडियस ज्यादा। मतलब कि बड़ा वाला मास अगर यहां से निकल गया ना, इस रेडियस के नीचे से, तो छोटा वाला तो निकल ही जाएगा कम रेडियस बना के, क्योंकि जिसका मास ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो अगर बड़ा वाला मास निकल गया इसके जस्ट छूते हुए, तो छोटा वाला तो इससे कम रेडियस में ही जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कम रेडियस में ही जाएगा। समझ में आएगा जी, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लेता हूं मैं? बड़े वाले मास के लिए ले लेता हूं, यानी कि बड़ा वाला मास अगर निकल गया उस मैग्नेटिक फील्ड से, तो ऑब्वियसली छोटा वाला मास भी निकल ही जाएगा। तो बड़ा वाला मास ले लेते हैं, यानी कि बड़े वाले मास की वैल्यू मिनिमम होगी। मतलब बड़े वाले मास की वैल्यू मिनिमम क्या होगी? मैंने समझा है ना कि भाई बड़ा वाला मास अगर इस प्लेट के अंदर से निकल जाएगा घूमते हुए, तो छोटा वाला मास तो कम रेडियस में ही निकलेगा घूमते हुए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं b की वो वैल्यू लूंगा जिसमें दोनों के दोनों ही घूमते हुए निकल जाएं। ठीक है, तो भैया b की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम? b की वैल्यू ले लेते हैं √2 टाइम्स बड़ा वाला मास 1.6 × 10⁻26, ठीक है, इंटू काइनेटिक एनर्जी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के उससे चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपने पास में जूल में। ठीक है, क्वांटिटीज चेंज करते हुए चल रहा हूँ, याद रखना। चार्ज कितना दिया हुआ है दोनों का? चार्ज दिया हुआ है मास चार्ज q इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, मास m और चार्ज q, ये तो पिछला सवाल आ गया भाई
यहाँ पे देखो चार्ज क्या दिया हुआ है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उनकी, और हमें दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यार मुझे यहाँ पे चार्ज की कहीं वैल्यू नहीं दिख रही है, तो हम चार्ज की वैल्यू क्यू ही रख देते हैं। वैसे कुछ भी अपन मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं एक्सेलरेटेड, बट क्यू रख लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻2 मीटर है, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। क्लियर है, मैथमेटिकल टर्म है, सॉल्व कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। कहानी क्या थी सवाल में, कहानी बहुत अच्छी थी कि भाई दो पार्टिकल थे मेरे पास, ठीक। दोनों पार्टिकल को यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, मज़ा आ जाएगा सवाल में। दोनों पार्टिकल को एक सेम रेडियस से गुजरना था, ठीक है। दोनों पार्टिकल को एक सेम रेडियस से गुजरना था। गुजरना कुछ यूं था कि यहाँ से प्रोजेक्ट करूँगा तो कुछ इस तरह की एक मैक्सिमम रेडियस बनती और वो गुजर जाना था, ठीक है। मैक्सिमम रेडियस बनती इस तरह की और वो गुजर जाना था, ठीक है। यानी कि ये दूरी जो है ना प्लेट के बीच की, यानी कि 10⁻⁻2 ये रेडियस के बराबर होनी थी। जो प्लेट के बीच की दूरी है ना, ये रेडियस के बराबर हो सकती थी मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा हो गई ना, मतलब ये जो प्लेट की दूरी इससे ज़्यादा होगी तो ये ऑब्वियसली अपना सर्कल पूरा कर लेगा, या रेडियस प्लेट की दूरी से ज़्यादा हो गई तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये वापस टकराने से बच नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब कि भाई जो रेडियस है वो मैक्सिमम कितनी बड़ी हो सकती है, वो प्लेट के बराबर हो सकती है। अब रेडियस का फॉर्मूला लगाया mv/qb, ठीक है। mv/qb मतलब अगर b कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, जो कि है सवाल में, तो r तो m पे डिपेंड करता है। मतलब बड़े वाले मास की जो रेडियस है वो मैक्सिमम इतनी हो सकती है। अगर बड़े वाली मास की इतनी है तो छोटा वाला तो ऑब्वियसली कहीं से भी घूम के निकल जाएगा, ठीक है। मतलब छोटे वाले की तो रेडियस इससे कम ही होगी। तो बड़े वाले मास के लिए हमने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया बड़े वाले मास के लिए। बड़े वाले मास के लिए हमने b निकाल दिया और b निकाला बड़े वाले मास के लिए, तो भाई साहब वो वैल्यू होगी मैक्सिमम, जिसमें बड़ा वाला भी टकराने से जस्ट पहले निकल जाएगा और छोटा वाला भी टकराने से पहले ही निकल जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब भाई एक सवाल कर लेते हैं हम, थोड़ा कोऑर्डिनेट रिलेटेड, ठीक है। तो भाई हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो ये हैं कि चार्ज पार्टिकल है, मास m है, चार्ज q है, वेलोसिटी दे रखी है y एक्सिस t=0 पे, और वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है पार्टिकल का। ठीक है, कर देते हैं, कौन सी बड़ी दिक्कत है भाई। ये x डायरेक्शन है, नज़र आ रही है मुझे, ये ऊपर y डायरेक्शन है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड जो दिख रहा है मुझे x डायरेक्शन के अलोंग है। तो जैसे ही मैं v क्रॉस b करता हूँ, पार्टिकल पे फोर्स लगता है कहाँ की तरफ, जेड डायरेक्शन, वो भी नेगेटिव में। तो इसका मतलब पार्टिकल का जो पाथ होगा वो जेड डायरेक्शन में एक सर्कल होगा इस तरह का, ठीक है। जेड डायरेक्शन में बना हुआ सर्कल होगा, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है जेड डायरेक्शन का सर्कल, ठीक है जी। अब जेड डायरेक्शन का सर्कल होगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है किसी टाइम टी पे वेलोसिटी और इसका पोजीशन। अब देखो यार, वेलोसिटी क्या होती है, ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा। मान लो टी टाइम पे मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ पे कहीं इसका सेंटर है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा, v कॉस थीटा, ठीक है। एक कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा। अब वो देखना है कि एंगल कौन सा थीटा ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ t=0 पे यहाँ से चालू किया है ना, तो ये एंगल जो घूमा है टी टाइम में यही थीटा है, ठीक है। मतलब ये सर्कल है, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ यार, ठीक है। यहाँ समझते हैं इस सर्कल को, ये माइनस जेड डायरेक्शन में। वैसे मान लो यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट हुई t=0 पे, ये वाला पॉइंट है O, ठीक है। और पार्टिकल ऐसे घूमना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गया कहीं टी टाइम में, ठीक है। यहाँ पहुँच गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही v, ठीक। अब v के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक तो ऊपर और एक नीचे, ठीक है। यानी कि एक कंपोनेंट आएगा ये वाला y डायरेक्शन वाला, और एक आएगा माइनस जेड डायरेक्शन वाला। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v कॉस थीटा और ये हो जाएगा v साइन थीटा, ठीक है। तो भैया अपनी जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक y डायरेक्शन में आएगा और एक इस तरह से माइनस जेड डायरेक्शन में आएगा। ये एंगल थीटा रहेगा, तो ऊपर वाला v कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला हमारा v साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये वाला कंपोनेंट जो है वो v साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। चलो जी, तो ये कंपोनेंट आ गए। तो टी टाइम पे, मतलब टी टाइम पे यहाँ से 0 पे, यहाँ पे t=0 था, यहाँ पे t=t टाइम हो गया। तो टी टाइम में थीटा एंगल घूमा इसने, ठीक है। तो टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी जो वेक्टर है वो है अपने पास में v cos थीटा j कैप,
ठीक है, वाई डायरेक्शन में है, और माइनस वी साइन थीटा के कैप, ठीक है, ये माइनस के कैप में। देखो ना, ये ऐसे ही बनेगा सर्कल, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। कौन सी डायरेक्शन में बना ये सर्कल? वाई और जेड डायरेक्शन, माइनस जेड में, ठीक है, वाई और माइनस जेड में बना। तो देखो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ रहा है वी साइन थीटा माइनस जेड में, और वी कॉस थीटा आ रहा है वाई में। तो वी कॉस थीटा जे कैप लिखा और वी साइन थीटा माइनस के कैप लिखा, तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब थीटा को भी हम लिख सकते हैं, अगर मान लो ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वी कॉस ओमेगा टी जे कैप माइनस वी साइन ओमेगा टी के कैप। ठीक है, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ओमेगा आपको पता ही होगा यार, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। जो सर्कुलर मोशन करता है कोई भी पाथ, तो उसका टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक सर्कल पूरा करने का समय होता है 2πm/qb, यही होता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं t को नीचे ले आता हूं और 2π के, और qb/m जो है वो बन जाएगा 2π/t। अब 2π/t तो ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जगह मैं qb/m भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इसको v cos qbt/m जे कैप माइनस v sin qbt/m के कैप। ठीक है, तो ये तो आ गया वेलोसिटी वेक्टर चार्ज की, मैग्नेटिक फील्ड की और मास की फॉर्म में, क्योंकि यही दे रखे हैं मुझे, ओमेगा ओमेगा थीटा वीटा कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, मास और चार्ज दे रखे हैं ना बस। ठीक है, चलो अब मुझे पोजीशन पूछी हुई है, पोजीशन कितनी है भाई, यहां से स्टार्ट किया, अभी टी टाइम पे यहां आ गया, तो पोजीशन क्या हुई? पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं देख रहा हूं, मतलब कि एक्चुअल में तो ओरिजिन तो ये है, यहां से स्टार्ट किया ना, तो इस पोजीशन के इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखता हूं, तो पार्टिकल अभी यहाँ पे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे पार्टिकल का। तो देखो ये तो दूरी है r, और ये दूरी भी है r, ये दूरी भी है r, तो इस r का कंपोनेंट ये छोटा सा क्या हो गया, r cos थीटा, ये हो गया भाई अपने पास में r cos थीटा। तो ये दूरी कितनी हुई? ये दूरी हो गई r माइनस r cos थीटा। ठीक है, यही हो गई। और y कंपोनेंट कितना है? इसका y कंपोनेंट है r sin थीटा। ठीक है, तो जो r वेक्टर आएगा, यहीं लिख के बता देता हूँ, वो कितना आएगा? y डायरेक्शन में आएगा भाई, y डायरेक्शन में अपने पास आ जाएगा r sin थीटा जे कैप। ठीक है, और जो z डायरेक्शन है यहाँ से, मतलब माइनस z डायरेक्शन में आएगा माइनस r cos थीटा के कैप। ठीक है, क्लियर है? अब थीटा की वैल्यू वही ओमेगा टी रखनी है, और ओमेगा की वैल्यू क्या रखनी है? qb/m रखनी है। क्लियर है? तो बेसिक सवाल था, अच्छा सवाल था, इंफॉर्मेशन काफी अच्छी थी। तो अब आई होप आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कैसे एक पार्टिकल पे फोर्स लगता है, कैसे काम करता है, कैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है। जो अच्छे सवाल थे, अच्छे सवाल बनते हैं, एग्जाम में पूछने लायक सवाल बनते हैं, जो थोड़ी ट्रिकी और डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।